गोल्जी बॉडी में सिस फेस उसको कहा जाता है अगर ईआर की तरफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ वो फेस करता है और न्यूक्लियस की तरफ फेस करता है। हमारा क्रिस्टी तो कहते हैं सिस फेस, लेकिन ट्रांस फेस तब कहते हैं जब वो उस मेम्ब्रेन के पास हो, सेल मेम्ब्रेन के पास हो, तब हम उसको ट्रांस फेस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप सपोज़ करिए गोल्जी एपरेटस है, यहाँ पर न्यूक्लियस है, तो ये सिस फेस है क्योंकि ये इट नियर द न्यूक्लियस और नियर द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस से जुड़े हुए होते हैं और ये अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इसको ट्रांस फेस कहते हैं। तो टू टाइप्स के आपके हो गए, सिस फेस एंड ट्रांस फेस व्हाट सिस्टर्न्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर हमारे इस चैनल पे। पार्ट 2 लेके आए हैं सेल एंड टिश्यू का। आज कंटिन्यू करेंगे हम गोल्जी एपरेटस से। जैसे कि आप देख सकते हैं गोल्जी एपरेटस हमारा एक सेल बॉन्ड ऑर्गेनेलीज है। ऑर्गेनेली कैमिलो गोल्जी ने दिया था और 33 to 20 फ्लैटेंड कर्व मेम्ब्रेनस सेक्स, जिसको हम बोलते हैं सिस्टर्न्स, और ये शैलो कप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं शैलो कप लाइक स्ट्रक्चर डायग्राम में। सो कॉन्वेक्स फॉर्मिंग फेस जिसको हम बोलते हैं सिस फेस, और कॉन्केव यानी उसका दूसरा नाम मैच्योर फेस जिसको ट्रांस फेस बोलते हैं। इसको एक्सप्लेन करा हमने कि सिस फेस उस फेस सिस्टर्न्स को बोलेंगे जो नियर आर और न्यूक्लियस हो, और ट्रांस फेस उसको बोलेंगे जो सेल मेम्ब्रेन के पास हो। तो ये हो गया ट्रांस फेज और ये हो गया सिस फेज। तो सिस फेज इट्स नियर द न्यूक्लियस और ट्रांस फेज इज नियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आगे चलते हैं तो आप देख रहे हैं मिडल पार्ट बोला जाता है गोल्जी नेटवर्क, जिसको मीडिया है, मीडिया ऑफ गोल्जी नेटवर्क। यहाँ पर ध्यान नोट करना है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स डू नॉट स्टेन विद H&E स्टेन, हेमेटॉक्सिलिन एंड एओसिन डाई। हेमेटॉक्सिलिन आपकी एसिडिक डाई होती है, एओसिन आपकी बेसिक डाई होती है। तो गोल्जी एपरेटस हमारा दोनों से ही स्टेन नहीं होता है। इसकी लोकेशन बेसिकली कहाँ पे होती है? सिक्रेटरी पोर्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन के पास होती है, एपिकल पोर्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। इसमें फंक्शन लिखा है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, यानी ट्रांसलेशन होने के बाद प्रोटीन बन गई है, उस प्रोटीन को मॉडिफाई करेगा कौन? गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस ने रिसीव किया प्रोटीन को कहाँ से? आर से। आर में राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, पॉलीसोम्स बन के प्रोटीन बनाए, और वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद कहाँ पर पहुँच गए? गोल्जी एपरेटस में। उन्होंने किया पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। क्या किया? मॉडिफाई किया प्रोटीन्स को और वो फंक्शनल हो गए स्पेसिफिक पर्पस के लिए। फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स, मॉडिफाइड प्रोटीन्स होते हैं ये सेक्रेटरी वेसिकल्स जो रैप कर लेते हैं गोल्जी एपरेटस, देन सेपरेट होके नई मेम्ब्रेन बाउंड सेक्रेटरी वेसिकल या एंडोसोम्स या लाइसोसोम्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका ये है क्या गोल्जी एपरेटस, यहाँ से कोई केमिकल्स इसके अंदर एंटर हुआ तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका? कुछ इस प्रकार बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे केमिकल है। फिर आगे चल के इसकी नेक्स्ट स्टेज क्या होगी? नेक्स्ट स्टेज में ये अंदर वेसिकल बन जाएगा। आगे चल के या तो ये एंडोसोम्स बनेंगे या लाइसोसोम्स बनेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम, माइटोकॉन्ड्रिया हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनेली है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। ये यहाँ पर एनर्जी बनाता है, एटीपी फॉर्मेशन करता है। आरबीसीज में एब्सेंट होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया। और कहाँ पे एब्सेंट होता है? क्रेटेनॉइड्स में एब्सेंट होता है, यानी हमारे क्रेटिन में, प्रोटीन की सेल्स में, बालों की सेल्स में एब्सेंट होता है, नाखूनों के सेल्स में। और इसका साइज तो होता है 0.5 to 2 माइक्रोमीटर और ये एलिप्टिकल शेप होता है। देन बाउंडेड बाय बाइलेमिनर मेम्ब्रेन। बाइलेमिनर मतलब बाई मतलब टू, लेमिना मतलब दो लेमिना है इसके, सिमिलर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसमें बाई लेयर फॉस्फोलिपिड था।
दोनों तरफ फॉस्फेट, बीच में इंटीग्रल प्रोटीन्स रहती हैं, फॉस्फोरस, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक। देन इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस होता है, इसमें मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल आप अभी डायग्राम देखेंगे, बट ऐसा होता है, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इंटरनल मेम्ब्रेन, और ये मैट्रिक्स वाला रीजन मैट्रिक्स का, इसलिए स्पेस। देन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होती है वो स्मूथ होती है, जो अभी हमने बनाई है स्मूथ है, और इसमें वोल्टेज डिपेंडेंट आयन चैनल्स हैं जिसको हम माइटोकॉन्ड्रियल पोरेंस बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, माइटोकॉन्ड्रियल पोरेंस क्या है? वोल्टेज डिपेंडेंट आयन चैनल्स। और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में कुछ फोल्डिंग है जिसको बोलते हैं क्रिस्टी, जो अभी हमने बनाई थी ऐसे ऐसे, ये क्रिस्टी हैं। तो क्रिस्टी, ये काम होता है इनका सरफेस एरिया को बढ़ाना। और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इम्परमिएबल होता है आयंस के लिए। वाई? ड्यू टू कार्डियोलिपिन फॉस्फोलिपिड, ये भी इम्पॉर्टेंट है अगेन। तो ऊपर आपने देखा क्या? माइटोकॉन्ड्रियल पोरेंस जो कि वोल्टेज डिपेंडेंट आयन चैनल्स हैं, बट इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ऐसा नहीं है, इम्परमिएबल हैं वो आयंस के लिए। क्यों? क्योंकि उनमें क्या चीज़ एक खास प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है कार्डियोलिपिन फॉस्फोलिपिड। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट, साइट फॉर द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे आप जानते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चेन रिएक्शन होती है जिससे मेन हमें एटीपी मिलते हैं, और रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये बताया, और एटीपी सिंथेसिस। ओवरऑल यहाँ पे एटीपी बन गया। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एक टेनिस रैकेट शेप एलिमेंट्री F1 पार्टिकल भी उसमें प्रेजेंट होता है। टेनिस रैकेट कैसा होता है आपका? टेनिस रैकेट कुछ यूं ऐसे होता है, अभी आपसे डिस्कस करेंगे। हेड्स ऑफ दीज पार्टिकल्स कैरी आउट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टू जनरेट एटीपी। अब इसका जो हेड है वो क्या, ये भी जो डायग्राम बनाया था उसका हेड क्या कैरी करेगा? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कराएगा, मतलब फॉर्मेशन ऑफ एटीपी कराएगा। देन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो है स्पेस में जो था वो क्या है? उसमें कुछ एंजाइम्स हैं, जो एंजाइम किस में मदद करेंगे? आपकी क्रेब्स साइकिल में मदद करेंगे। और फैटी एसिड ऑक्सीडेशन जिसको हम लोग बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन में हेल्प करेंगे। और कैल्शियम को स्टोर करेंगे, कैल्शियम स्टोरिंग मैट्रिक्स ग्रेन्यूल्स। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में कुछ ग्रेन्यूल्स होंगे जिसमें कैल्शियम प्रेजेंट होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें। माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है और डबल हेलिक्स होता है, कुछ इस प्रकार जैसे कि हमने बनाया अभी। ओके, और इसमें 37 जीन्स प्रेजेंट होती हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में, अगेन इम्पॉर्टेंट। देन इनहेरिटेड फ्रॉम मदर, किसी भी इंसान का जो माइटोकॉन्ड्रिया है सेल में, हर सेल में, वो मदर से आपको मिला है। मदर के ऊप्लाज्म, किसका? मदर का ओव्यूम, उसका ऊप्लाज्म, उससे आया माइटोकॉन्ड्रिया हमारी पूरी बॉडी में है, हर सेल में। और साइटोप्लाज्म ऑफ स्पर्म डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द जाइगोट। जो जाइगोट होता है उसमें जो साइटोप्लाज्म है स्पर्म का, उसका कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, बट इनहेरिटेड कहाँ से आता है? वो मदर के ओव्यूम से, ऊप्लाज्म ऑफ ओव्यूम। ड्यू टू माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग होते हैं, उनका खुद का डीएनए, तो सेल्फ रिप्लिकेट कर सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और लाइफ स्पैन इनका होता है 10 डेज़ में वो खुद से रिप्लिकेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। डायग्राम की बात करी थी। माइटोकॉन्ड्रियन, माइटोकॉन्ड्रिया मतलब बहुत सारे, माइटोकॉन्ड्रियन मतलब एक, सिंगुलर। तो आप देख सकते हैं ये आपका आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, और ये इनर मेम्ब्रेन है, ये क्रिस्टी हैं, ये मैट्रिक्स हैं। मैट्रिक्स में क्या क्या होता है डिस्कस किया। क्रिस्टी में अंदर की तरफ ये आपके जो एक येलो शो हो रहा है ऐसा, वो है आपका रैकेट, टेनिस रैकेट, जहाँ पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और ये है F1 पार्टिकल्स, ये जो गोल गोल हैं वो क्या हैं? F1 पार्टिकल्स। और जो ये हैं ये है F0 पार्टिकल्स। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। फंक्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का? इतना तो आपको पता है, एटीपी बनाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन से सेल्फ रिप्लिकेट करेगा क्योंकि खुद का उसके पास डीएनए है, और हेल्प इन सर्टेन प्रोटीन सिंथेसिस में भी मदद करता है, और रिप्लिकेशन कराएगा माइटोकॉन्ड्रिया का। ओके, सेल्फ रिप्लिकेशन के अंदर एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस को बोलते हैं प्रोग्राम सेल डेथ। एक होती है नेक्रोसिस, एक होता है एपोप्टोसिस। तो नेक्रोसिस क्या होता है? सेल डेथ, अनप्रोग्राम्ड।
और एपोप्टोसिस क्या होता है? प्रोग्राम सेल डेथ, जो कि होना ज़रूरी है। तो माइटोकॉन्ड्रिया सेंस द सेलुलर स्ट्रेस, जब माइटोकॉन्ड्रिया को सेलुलर स्ट्रेस मिलने लगा तब उसने इट रिलीज द साइटोक्रोम सी उसने रिलीज़ कर दिया अपने इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस से। कहाँ पर रिलीज़ कर दिया? साइटोप्लाज्म में। और साइटोक्रोम सी क्या करेगा? साइटोक्रोम सी स्टार्ट कर देगा एपोप्टोसिस आपकी। ओके, तो इस प्रकार वो एपोप्टोसिस भी करा सकता है। वेदर अगर रिक्वायर्ड है तो, अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो एपोप्टोसिस नहीं, क्योंकि इट्स प्रोग्राम सेल डेथ। राइबोसोम नेक्स्ट हम लोग का है। राइबोसोम क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। ये आप इसका डायग्राम देख रहे हैं। एक स्मॉलर सब यूनिट 40S और लार्जर सब यूनिट 60S। अमीनो एसिड्स देख रहे हैं, tRNA देख रहे हैं, अमीनो एसिड्स को अटैच करके ला रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे आपका न्यूली सिंथेसाइज पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी कि आपका प्रोटीन बन गया। ये बेसिकली क्या दिखा रहे हैं? ट्रांसलेशन दिखा रहे हैं। mRNA आ रहा है, उसकी कोडिंग के साथ ऊपर tRNA अमीनो एसिड्स ला रहे हैं और ये आपका न्यूली सिंथेसाइज पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है। तो स्मॉल साइटोप्लाज्मिक पार्टिकल्स होते हैं 15 to 20 नैनोमीटर। जॉर्ज एमिल पैलेडे ने डिस्कवर किया था। पूरा बहुत फेमस है, पैलेडे साइंटिस्ट। राइबोसोम में यूनिट्स बात कर ली, सब यूनिट्स ये कहाँ पर होते हैं? ये RER के साथ होते हैं और फ्रीली भी होते हैं हमारे साइटोप्लाज्म में। देन राइबोसोम ही है जो RER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ बना रहे हैं, इसीलिए वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ नहीं है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पॉलीराइबोसोम, ढेर सारे राइबोसोम ने क्या किया? अपना एक क्लस्टर बना लिया एक सिंगल स्ट्रैंड ऑफ mRNA से बाइंड करके, और वो फिर ट्रांसलेशन कराएंगे। सिंथेसिस किससे कंट्रोल होती है? न्यूक्लियोलस जो है आपका, वो कौन क्या कर रहा है? वो न्यूक्लियोलस ही आपका बना रहा है राइबोसोम। साइट ऑफ RNA सिंथेसिस, rRNA सिंथेसिस। rRNA सिंथेसिस मतलब ऐसा RNA जो राइबोसोम में प्रेजेंट है, वो कहाँ बन रहा है? न्यूक्लियोलस में बन रहा है। देन नेजल्स बॉडी ऑफ बोथ RER एंड फ्री राइबोसोम्स। तो नेजल्स बॉडी जो होती है राइबोसोम में, उसमें दोनों चीज़ होती हैं, RER भी और फ्री राइबोसोम्स भी। तो नेजल्स बॉडी भी याद रखना है। नेजल्स बॉडी क्या है? जिसमें RER भी है और फ्री राइबोसोम्स भी आते हैं। अटैच राइबोसोम्स नहीं, अटैच राइबोसोम्स पूरा RER कहलाएगा। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER राइबोसोम्स के साथ ही जोड़ा जाता है। और तो नेजल्स बॉडी मतलब जिसमें फ्री राइबोसोम प्लस जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़े हुए हैं, वो राइबोसोम। ओवरऑल राइबोसोम्स को नेजल्स बॉडी बोल देते हैं। आगे फंक्शनल क्या है? इनका फंक्शन है, फ्री राइबोसोम क्या करते हैं? स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाते हैं सेल के। और जो मेम्ब्रेनस राइबोसोम है यानी RER में जो अटैच्ड हैं, वो सेक्रेटरी प्रोटीन्स बनाते हैं। तो यहाँ दो प्रकार की प्रोटीन बनी आपकी, एक आपकी बनी सेक्रेटरी प्रोटीन और एक आपकी बनी स्ट्रक्चरल प्रोटीन। जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है वो आपके फ्री राइबोसोम बनाएंगे और RER में जो राइबोसोम प्रेजेंट है वो सेक्रेटरी प्रोटीन्स बनाएंगे। नेक्स्ट लाइसोसोम, सुसाइडल वैक्स बोलते हैं इनको। इनको किसने डिस्कवर किया था? ड्यूव, क्रिश्चियन डी ड्यूव ने 1955 में, जिसका सुसाइड बैग्स नाम दिया था। और लाइसोसोम मेम्ब्रेनस स्फेरिकल साइटोप्लाज्मिक वेसिकल हैं। 0.2 0.8 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में इनको देखा गया कि डेंस बॉडीज़ हैं इनकी, आप डायग्राम देख सकते हैं इधर। और फॉर्मेशन क्या करते हैं ये लाइसोसोम्स, कैसे फॉर्म होते हैं? गोल्जी एपरेटस के द्वारा ये फॉर्म होते हैं एज अ प्राइमरी लाइसोसोम। आप देख सकते हैं रोल ऑफ लाइसोसोम इधर दिखाया है कि बैक्टीरिया या सॉलिड पार्टिकल जब अंदर आता है तो ये अर्ली लाइसोसोम, ये आपको ये दिख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जब बैक्टीरिया अंदर आया तो बना फैगोसोम, खा गया, फैगोसाइटोसिस हो गई। फिर उसके बाद अर्ली लाइसोसोम आए और अर्ली लाइसोसोम और फैगोसोम दोनों जुड़ गए तो बन गया फैगो लाइसोसोम या सेकेंडरी लाइसोसोम। गोल्जी एपरेटस ने क्या बनाया? गोल्जी एपरेटस ये है, ऐसा इसको हटा देते हैं सारा। गोल्जी एपरेटस ने आपका बनाया अर्ली लाइसोसोम। फैगो लाइसोसोम कब बना? जब फैगोसोम और प्राइमरी लाइसोसोम या अर्ली लाइसोसोम जुड़ गए तो उसको हम बोलेंगे फैगो लाइसोसोम या सेकेंडरी लाइसोसोम। अब क्या होगा? ये सेकेंडरी लाइसोसोम विद डाइजेस्टेड मटेरियल अलग हो जाएगा
और टर्सरी लाइसोसोम या रेजिडुअल बॉडी वो अलग हो जाएगी। तो ये था रोल ऑफ लाइसोसोम। अब आगे देखिए, आगे है लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम क्या करेगा, एंडोसाइटिक वेसिकल बनाएगा, जो अभी डायग्राम में देखा, डाइजेशन डिस्ट्रक्शन। और सेकेंडरी लाइसोसोम बनाएगा, वही डायग्राम एक्सप्लेन कर दिया आपको। और क्या करेगा, लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, जैसे प्रोटीएज, न्यूक्लियस, ग्लाइकोसाइडेज, लाइपेजेस, फॉस्फोलाइपेजेस, इनकी मदद से वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या करेगा, डाइजेशन और डिस्ट्रक्शन करेगा, जो आपका बैक्टीरिया है, पैथोजन है। इनर सरफेस ऑफ दीज लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर कवर्ड बाय अ शुगर मॉलिक्यूल। शुगर मॉलिक्यूल से कवर्ड होते हैं, जो क्या प्रोटेक्ट करते हैं लाइसोसोम को कि वो खुद का डाइजेशन ना कर दें। क्यों? क्योंकि वो खतरनाक, जिस प्रकार पेट में एसिड होता है लेकिन म्यूकस की लाइनिंग उसको बचा लेती है, उसी प्रकार यहाँ पर भी लिपिड की लाइनिंग बचा लेती है और शुगर मॉलिक्यूल की लाइनिंग उनको बचा लेती है, लाइसोसोम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसको खुद को डाइजेस्ट ना कर जाएं। आगे बढ़ते हैं। आगे फंक्शनल क्या है लाइसोसोम का, डाइजेशन ऑफ फॉरेन मटेरियल, इसको बोलेंगे हेट्रोफेजी। हेट्रोफेजी मतलब यहाँ पर फेगोसाइटोसिस हो रही है, बट हेट्रो फॉरेन, क्योंकि खुद ऑटोफेगी में खुद को भी जो खुद के ऑर्गेनेल्स हैं, बट अगर वो फंक्शनल नहीं है या डिफेक्टिव हैं तो उनको भी वो खा लेगा, तो उसको ऑटोफेगी बोलेंगे, खुद के ही सेल के अंदर की चीज़ें। और हेट्रोफेगी एंडोसाइटोसिस करेगा बाहर की फॉरेन पार्टिकल्स। ऑटोलिसिस क्या है, ऑटोलिसिस अगर कोई डिजीज़ हुई या ऑक्सीजन सप्लाई की कमी हुई सेल में, तो लाइसोसोमल एंजाइम जो होंगे वो डिस्ट्रॉय करेंगे खुद को, तो खुद को डिस्ट्रॉय करेंगे अगर किसी डिज़ीज़ या किसी ऑक्सीजन की कमी है सेल में, तो क्योंकि वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन बाकी सेल्स को मिल पाए, इसलिए। देन इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन जब कोई बैक्टीरिया या आपको कोई इन्फेक्शन होता है तब इन्फ्लेमेशन होता है, आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है। न्यूट्रोफिल रिलीज़ करेंगे, ये है इम्यून सेल्स, इसने रिलीज़ क्या किया, लाइसोसोमल एंजाइम। लाइसोसोमल एंजाइम कहाँ पर रिलीज़ किया, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, जो डाइजेस्ट करेगा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को और इनिशिएट करेगा एक्यूट इन्फ्लेमेशन। ओके, आगे पेरोक्सीसोम्स। पेरोक्सीसोम्स हमारा लास्ट देखते हैं, इसके आगे का हम थर्ड पार्ट में देखेंगे। पेरोक्सीसोम्स क्या हैं आपके, पेरोक्सीसोम्स मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स हैं, ये ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स रखते हैं, अमीनो एसिड ऑक्सीडेशन और बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। ये काम है किसका, माइक्रोबॉडीज़ पेरोक्सीसोम्स का। ओके, तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड और अमीनो एसिड का ऑक्सीडेशन। देन पेरोक्साइड, अभी आपको बताया था कि पेरोक्साइड फर्स्ट पार्ट में कि आपका जो H2O2 होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो आपके लिए टॉक्सिक होता है, वो बॉडी में ना रहे इसके लिए उसको कन्वर्ट कर देता है और वो टॉक्सिक से नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट कर देता है। ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिसे है ये टॉक्सिक है, H2O2 ब्रेक डाउन हो जाता है कैटालाइज की मदद से, कैटालाइज एंजाइम पेरोक्सीसोम के अंदर होता है, सेल प्रोटेक्ट हो जाती है इससे। डिटॉक्सिफिकेशन करता है ये किडनी और लीवर में। देन ये एक सिंड्रोम है जिसको हम सेरेब्रो हेपेटो रीनल सिंड्रोम बोलते हैं। सेरेब्रो से रिलेटेड है, हेपेटो मतलब ये ब्रेन से रिलेटेड है, ये आपके लीवर से रिलेटेड है, और ये सिंड्रोम क्या है, ये इसको ये भी बोलते हैं जेल-वेजर सिंड्रोम। इस सिंड्रोम में एक क्या होता है, इनहेरिटेड मतलब इनहेरिटेंस में मिली आपको नॉन फंक्शनिंग ऑफ पेरोक्सीसोम। पेरोक्सीसोम आपका फंक्शन नहीं करेगा तो आपको बोलेंगे सेरेब्रो हेपेटो रीनल सिंड्रोम हो गया है। इसमें क्या होगा, आपकी अर्ली डेथ हो जाएगी, बहुत जल्दी आपकी डेथ हो जाएगी अगर ये इनहेरिटेड डिजीज़ आपको हुई है तो। ये नाम रखा है हैंस अल्रिच जेल-वेजर ने, 1909 की डेट ऑफ बर्थ है, स्विस अमेरिकन पीडियाट्रिशियंस हैं, माने बच्चों के डॉक्टर। अब आगे साइटोस्केलेटन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। सो फिर से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कीप सपोर्टिंग, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।